जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 23 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फाउंडर, और इनका पेड बैचेस है गाइज, बहुत ही बेहतरीन बैचेस जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप तुरंत कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें बैचेस को। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, और ये है आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं एक एक करके। और चलिए फटाफट पेन और पेपर लेकर आइए, और जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनिए, और उस बीच जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी नोट डाउन करने की वो आप नोट डाउन जो है वो करिएगा। बट उससे पहले आप लोग के एक बार मैं कमेंट जो है वो देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, अंजलि बब्बर के कमेंट जो है वो आए हैं। प्रीति मिश्रा वेरी गुड, अंजलि सिंह वेरी गुड, श्रेया तिवारी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आयुष गुप्ता, दीप शिखा बहुत बढ़िया। ऐसी बस रेगुलरिटी। सर मुझे 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल जो है वो समझा, अरे बहुत सिंपल सा है। 1 पर्सन 1 वोट, मतलब भाई आप इस प्रिंसिपल ने समझना ही क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ये प्रिंसिपल है। भाई एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है ना, और उसकी वैल्यू भी इक्वली होती है। कम ऑन भाई, हम हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि रिच पर्सन, अमीर लोगों के लिए अमीर लोग वोट डालेंगे तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, गरीब लोग वोट डालेंगे तो उनकी वैल्यू कम होगी, ऐसा नहीं है ना। बट पहले ऐसा हुआ करता था। अगर आप स्टार्टिंग में वोटिंग सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो इनिशियली पहले क्या होता था, जिसके पास जमीन होगी सिर्फ उसी को वोट डालने के अधिकार होते हैं। बट हमारे पास क्या है, 18 साल के उम्र ऊपर की उम्र के वो सभी लोग जिनका इलेक्टर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बना हुआ है, भाई अपन वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं ना, तो वो जाकर वोट डाल सकते हैं, और सभी के वोट की वैल्यू जो है वो बराबर है। तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो इसका मतलब ही ये हुआ, है ना। और दूसरी बात, हमारा डीलिमिटेशन कमीशन इस प्रकार से, क्योंकि वो टॉपिक जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो डीलिमिटेशन कमीशन का था, वो इस प्रकार से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उसकी पॉपुलेशन जो है वो इस प्रकार से जो है वो रहे कि फॉर एग्जाम्पल कि हर 1,000 लोगों के लिए एक एमपी या एक एमएलए राइट रहना जो है वो चाहिए। उस हिसाब से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है पॉपुलेशन के आधार पर। जैसे कि अगर आप सिंपली गूगल पे जो है डालिएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी मैप ऑफ इंडिया, तो आपको जो है वो समझ में आएगा कि जैसे अगर आप देखेंगे राजस्थान के इलाके में, गुजरात के इलाके में, जहां पर कुछ एरियाज में काफी कम लोग जो है वो रहते हैं, है ना, तो वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी सी नजर आएगी। बट वहीं अगर आप दिल्ली की तरफ देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको जो है वो दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है दिल्ली वाले एरिया में। तो ये 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल ये है। आई थिंक दीप शिखा आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ऐसे ही जिसको कोई भी डाउट रहा करे आप पूछ जो है वो बिल्कुल सकते हैं, बेझिझक हो गए, मैं आपके लिए इसीलिए तो बैठा हुआ हूँ। फिर बाकी आंसर जो है वो दिया है शराफ हैदर ने, वेरी गुड यार। इसी प्रकार से रेगुलरिटी बस मेंटेन रखिए, आंसर जो है वो डेली बेसिस पर दीजिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड तो वो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ही यहाँ पर हूँ। तो चलिए अब हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से हम अपने सेशन को जो है वो शुरू करेंगे। आज के टॉपिक्स गाइस बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, बट इसमें लिखने वाली चीजें बहुत ही कम है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि आपके प्रीलिम से लेकर मेंस तक हर जगह रेलिवेंट होगा। प्लस इवन एज एन इंडियन सिटीजन ये टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ये बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा इंडियन हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा आइकॉनिक है, सबसे बेहतरीन है? ताजमहल, अजंता केव या हम्पी? कौन सा? आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे बेस्ट है? अच्छा, अगर ये आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? है सभी। ऑब्वियसली भाई, आपको पक्षपात जो है वो नहीं करना है, ऑब्वियसली सभी बेस्ट है यार। सभी की अपनी एक यूनिक इंपॉर्टेंस है उसकी। आप चलो एक दो की इंपॉर्टेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी हेरिटेज साइट जो है वो किस पर्पस के लिए अपनी यूनिक जो है वो जानी जाती है। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। और 18 अप्रैल को गाइस हर साल वर्ल्ड हेरिटेज मनाया जाता है, लिख लेना। 18 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाया जाता है, लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हर साल जो है वो मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, जिसका मकसद होता है कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज की इंपॉर्टेंस को समझना और प्रिजर्व करना, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत
संरक्षण के संबंध में जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। थीम लिख लीजिएगा 2025 की क्या थीम है, पूरी की पूरी थीम लिखिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में ही थीम लिखेंगे, जैसे मैं हर बार बोलता हूं इंटरनेशनल लेवल का है, वर्ल्ड लेवल का है, तो इंग्लिश में ही लिखना जरूरी है। हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कितनी बढ़िया चीज लिखी हुई कि हमारी जो हेरिटेज है इस पर एनवायरमेंटल डिजास्टर्स और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों का खतरा है। कभी किसी ने बम बारूद गिरा दिया तो हेरिटेज खराब हो सकते हैं, या फिर कभी कोई आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया या कोई साइक्लोन आ गया तो उससे भी खराब हो सकते हैं। उससे अब हमें बचाना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अब ये टॉपिक आपके क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी ऐसी डिजास्टर्स लगातार जो है वो देखने को मिल रही हैं, और उस डिजास्टर से खतरा हमारे नेचुरल हेरिटेजेस को भी होता है, इंडियन हेरिटेजेस को भी होता है, जिसको प्रोटेक्ट करना, जिसको संरक्षित करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स गाइस पूरे दुनिया भर में कितनी है, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको थोड़े से जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। राइट, आपको जो है वो पता होना चाहिए कि लिख लो, हमारे यहाँ पर टोटल, यहाँ पर जो है वो दिया होगा, चलो अलग से जो है वो लिख लो आप, मैं आपको बता देता हूँ। 1223, 1223, 1223 आज की डेट में पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम लोग को देखने को मिलती है। कितनी है? 1223, ये लिखा भी है, पूरे दुनिया भर में 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर 43 साइट्स हैं प्लस 62 साइट्स हैं टेंटेटिव लिस्ट में। इंडिया के अंदर 43 साइट्स हैं जो शामिल की गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ये भी चीज लिख लीजिए आप। और इवन 62 साइट्स, इवन प्लस अलग से लिखेंगे ब्रैकेट में, 62 साइट्स, 62 साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में है, यानी कि हमने लिस्ट भेज दी है शामिल करने के लिए। इंडिया ने गाइस जुलाई 2024 में होस्ट किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सत्र, 46th सेशन। ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने जुलाई 2024 में 46th सेशन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होस्ट किया था। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आ सकता है। अब आइए यूनेस्को के बारे में समझें। देखो यार, किसी भी साइट को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के बेसिस पर दिया जाता है ये दर्जा, हेरिटेज का दर्जा, कि भाई उसकी ग्लोबल वैल्यू है। जैसे ताजमहल भाई पूरे दुनिया भर में जो है वो जाना जाता है अपनी नक्काशी के लिए। यस, तो चाहे वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इसको देखा जाता है कि ग्लोबल वैल्यू जो है वो उसकी क्या है, उस आधार पर साइट्स जो है वो वो की जाती है, डेजिग्नेट की जाती है, साइट्स को जो है वो शामिल किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। समझ रहे हो आप? और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो है वो गाइस ज्वाइन किया था वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को 1977 में। ये फैक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और 43 तो मैंने आपको बताई दी, और 62 भी मैंने आपको लिखवाई दिया, तो अलग से अब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ये जरूर लिख लेना, पहली इंडियन साइट्स 1983 में शामिल हुई थी। 3 साइट्स, ये तीनों के नाम आप लिख लीजिएगा। नहीं, 3 नहीं है, 4 साइट्स हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स और एलोरा केव्स, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली इंडियन साइट्स 1983 में शामिल की गई थी। अच्छा, टाइप्स क्या होती है हेरिटेज साइट्स के? एक कल्चरल साइट होती है, एक नेचुरल साइट्स होती है, और एक मिक्स साइट होती है, ये भी लिख लेना। कल्चरल साइट्स जैसे कि ताजमहल हुई, हम्पी हुई, है ना, अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लेगेसी का प्रमाण जो है वो देते हैं, कल्चर के लिए जाने जाते हैं। नेचुरल साइट्स जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया, सुंदरबन हो गया, अपने जैव विविधता के संरक्षण के एग्जाम्पल्स हैं ये। मिक्स साइट ये जैसे कि कंचनजंगा नेशनल पार्क, कोई बता सकता है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? कमॉन, फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पे स्टेट का नाम लिखकर बता दो। यहां पर आपको नेचुरल और कल्चरल वैल्यूज दोनों मिलेंगी। तो इंडिया के अंदर साइट्स को 3 कैटेगरीज में स्पेसिफाई किया जाता है, एक है कल्चरल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा है मिक्स्ड। अब आइए इंडियन हेरिटेज के कुछ महत्व को समझते हैं। आपको पता है कि ताजमहल में हर साल कितने विजिटर्स आते हैं? हर साल लगभग गाइस 60 लाख से ज्यादा लोग हर साल ताजमहल में विजिट करते हैं। सोचो कितना रेवेन्यू भी जनरेट होता है टूरिज्म के कारण, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है वहां पर, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इतने वॉक इन के चलते। और आज हेरिटेज का एक और
रोल है इंडिया के सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी को बूस्ट करना, जैसे कि इंडिया में 46th यूनेस्को सेशन इंडिया ने होस्ट किया और ग्लोबल लीडरशिप दिखाई कि भाई हम हेरिटेज साइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कदम भी उठा रहे हैं। और देखो उसका एक हमें वो भी मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने होस्ट किया यूनेस्को का 46th सेशन दिल्ली में। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें देखो, कितने सारे विजिटर्स आते हैं इंडिया को, डिप्लोमेटिक फायदा भी जो है वो मिलता है। नेचुरल हेरिटेज जोन जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, ये इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन साइट्स हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट आकर अलग अलग प्रजातियों की रिसर्च करते हैं। तो अपने आप में ये ग्लोबल लेवल पर इंडिया के लिए कितना जरूरी है, लिखने की जरूरत नहीं, ये समझने वाली चीजें हैं। अब इसके अलावा गाइस पता है, हेरिटेज साइट्स के प्रोटेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? जैसे अर्बनाइजेशन की, लोग जो है वो शहरीकरण कर रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, इन सब साइट्स पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। हम्पी हम्पी जैसी साइट्स, अच्छा हमारे इंडियन करेंसी जो है ना, हमारे जेब में जो नोट होते हैं 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए, क्या मुझे बता सकते हो कि हमारे इंडियन करेंसी में कौन से नोट में हम्पी बना हुआ है? हम्पी जो है वो कौन से नोट में बना हुआ है? और अगर आप पता है यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करोगे ना, तो सबसे बेस्ट चीज बताऊं क्या होती है? भारत दर्शन होता है। इवन स्टेट पीएससी में भी आपको स्टेट की अलग अलग जगह घुमाने ले जाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। तो उस दौरान पता है आपको हम्पी में ले जाया जाएगा अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लो तो। बहुत है यार, एक बार एग्जाम तो क्वालिफाई करो, फिर देखो मजे ही मजे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अर्बनाइजेशन, इंक्रोचमेंट का। लोग जो है वो इन सब साइट्स पर कब्जा जो है वो जमा रहे हैं, राइट? इसके आसपास के एरिया में कब्जा करके इन सब साइट्स को जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का इशू तो है ही, लक्षद्वीप के अंदर कोरल ब्लीचिंग एक सबसे बड़ा खतरा है। कोरल ब्लीच का टॉपिक आज आप रिवाइज करो, लिख लो अपने पास साइड में। कोरल ब्लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, एनवायरमेंट में पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि जनरल स्टडीज पर कमांड अच्छी बनाओ, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है और बोलना है कि ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच में ज्वाइन करवाओ हमें। तो आपको हर एक टॉपिक की अच्छी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट, आपको पता है भूकंप की वजह से या युद्ध की वजह से कई बार डैमेज हो जाती है सब साइट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं और आपको खुद पता भी है। ताजमहल के मार्बल पीले पड़ रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। बहुत सारी साइट्स को निग्लेक्ट भी कर दिया जाता है, कई बार उनको फंडिंग वगैरह उन पर पर्याप्त जो है वो दी नहीं जाती। ओवर टूरिज्म की वजह से गंदगी भी होती है, कई बार हम लोग ही उस गंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन साइट्स में। तो इंडिया ने क्या प्रयास किए हैं इन सब साइट्स को बचाने के लिए? आपको पता है 342 आर्टिफैक्ट्स रिकवर हुए हैं एब्रॉड से 2014 से। आप समझते हो आर्टिफैक्ट्स यानी कि एंटीक्स, जो यहां से ब्रिटिशर्स चुरा के जो है वो ले गए थे अपनी कंट्री के अंदर, अलग अलग जगह पर ले गए थे अलग अलग लोग। तो अलग अलग जगहों से हम वापस रिकवर कर रहे हैं भाई, कि हमारी जो विरासत है हमें वापस दो। 642 आर्टिफैक्ट्स हमने वापस मंगवा लिए इंडिया के अंदर। फिर प्राइवेट कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जरिए मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने का भी प्रयास कर रही हैं। डेवलपमेंट हम लोग जो है वो कर रहे हैं, मस्ट सी पोर्टल हो गया हमारा एक, है ना? कॉरिडोर जैसे कि काशी विश्वनाथ महाकाल लोक, अरे वाह, महाकाल लोक कॉरिडोर जाके देख के आना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। काशी विश्वनाथ का भी बहुत बेहतरीन है, दोनों जगह गया हूं मैं, बहुत शानदार है। क्या आप गए हो? आप गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना इनका नाम, कि कहां पर आप गए हो। बहुत बेहतरीन है। आसामी पाली ऐसी लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस जो है वो हम लोगों ने दिया प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए। नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स और एंटीक्स ने, मैंने आपको बताया ना कि रिकॉर्ड किया है 12.3 लाख एंटीक्स को रिकॉर्ड किया है 11,406 साइट से। इंडियन हेरिटेज एंड डिजिटल स्पेस हो गया, ये बेसिकली डिजिटल प्रिजर्वेशन कर रहा है कि हम हर एक जो साइट्स है, हर एक मॉन्यूमेंट्स है, हर एक आर्टिफैक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स है हिस्टोरिकल वैल्यू के, उसकी फोटो खींचकर उसको जो है ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई इसको प्रिजर्व करके रखना है, इसको बचा के रखना है। 3 इंडियन लिटरेरी क्लासिक्स, रामचरितमानस, पंचतंत्र, और फिर एक हम लोग को सहद्य लोकन्ना, ये ऐड किया गया 2024 के मॉकैप रजिस्टर के अंदर। लिख लेना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिवर्सल लिटरेरी वैल्यू, सार्वभौमिक साहित्यिक मूल्य का इससे पता लगता है। लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको लिखवाया, इसको क्लासिकल स्टेटस जो है वो दिया गया प्रोटेक्शन के लिए, कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए। नए म्यूजियम जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, राइट? हुमायूं टॉम के अंदर नया म्यूजियम जो है वो बनाया गया, जिससे कि लोग आकर उसके बारे में समझें, जाने, उसको प्रोटेक्ट करें खुद से। तो ये चीजें हैं। तो बस आगे चल के हम लोग को गाइस देखो, डिजास्टर रेजिलिएंट कंजर्वेशन प्लान्स बनाने की जरूरत है कि किसी प्रकार का अगर कोई आपदा आती है
तो इन सब साइट्स को कम से कम नुकसान पहुंचे, तो ऐसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें, इको टूरिज्म पॉलिसीज लेकर आए, लोगों को समझाएं, अवेयर करें कि भाई गंदगी मत करो, तोड़ो फोड़ो मत, और अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी जो है वो लगाई जाए। गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप और ज्यादा बढ़ाएं, जिससे कि फंडिंग्स वगैरह आ सके इन सब साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेरिटेज अवेयरनेस कैंपेन स्कूल से ही शुरू करें, जिससे कि बच्चा बच्चा जो है वो इन हेरिटेज की इंपॉर्टेंस वैल्यू को जो है वो समझे। लोकल कम्युनिटीज को सशक्त बनाएं, उनको बताएं कि भाई ये प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इससे हमारी अगर पास्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा तो आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। समझ रहे हो? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 सेशन कहां पर हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको पढ़ाया। इंडिया का पहला यूनेस्को रिकॉग्नाइज हेरिटेज साइट्स कौन सी थी, मैंने आपको 4 साइट्स के बारे में बताया ना, वो आपको ध्यान में रखना है। ताजमहल पॉल्यूशन से कैसे अफेक्ट हो रहा है, इसका आंसर आप बताएंगे। ताजमहल पॉल्यूशन से कैसे अफेक्ट हो रहा है, पीली हो रही है ना, पिंक हो रहा है ताजमहल, पीला होता जा रहा है, क्यों? उसके पीछे क्या, कौन से पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व है, बताओ कमेंट बॉक्स में। ये पढ़ाया जाता है एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के अंदर, इसलिए बोलता हूँ जीएस पर कमांड रखना बहुत जरूरी है। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने देखा कि हेरिटेज सिर्फ एक पास्ट का पार्ट नहीं है गाइस, ये एक लिविंग आइडेंटिटी है, इसको बचाना हमारा फर्ज है। और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं आपसे। प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जितनी चीजें मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए कही थी, होपफुली आपने नोट डाउन जो है वो करी होगी। अब एक और बड़ा एक खास टॉपिक आ रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर का, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, गांव गांव क्षेत्रों में भाई स्वास्थ्य सेवा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनल हेल्थ अकाउंट 2021-22 के अकॉर्डिंग ये बताया गया, लिखने की जरूरत नहीं है, कि पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग में हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए खर्चा जो है वो कर रही है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर समझते हो, आजकल लोग हॉस्पिटल्स में लोन लेकर पैसा जो है वो खर्च करते हैं, इसलिए तो सरकार लेकर आई है आयुष्मान भारत स्कीम। इसलिए तो मैं अक्सर आपसे बोलता हूं कि भाई अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस जरूर कराओ, अपना खुद का फैमिली इंश्योरेंस जरूर करवाओ। इतना पैसा आप फालतू मूवी देखने में, इधर उधर अननेसेसरली चीजों में जो है वो खर्च कर देते हो। एक जिम्मेदारी लो कि भाई मैं अपने पेरेंट्स का जो है वो इंश्योरेंस करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स शायद आपको मना करें, मेरे पेरेंट्स मना करते हैं, मेरे पापा मना कर देते हैं कि अरे यार फालतू तुम साल का जो है वो खर्च कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। भैया मतलब है, मतलब क्या है, टेंशन नहीं रहेगी आपको कल को कोई, आजकल वैसे ही देखो आप कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है? तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा सतर्क रहिए भैया सभी लोग। अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। नहीं, अगर आपको स्कीम्स का बेनिफिट चाहिए सरकार का, तो आयुष्मान भारत स्कीम्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर दीजिए। ये इनिशिएटिव आपको खुद लेना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो पहले अपने आप को तो सिक्योर करो, तब जाकर तो आप दुनिया को सिक्योर कर पाओगे। पहले आप खुद से ही सिक्योर नहीं हो, फिर आप सोचोगे कि मुझे अधिकारी बनना है, तो कैसे काम बनेगा? वो पर्सनालिटी तो डेवलप करो भाई। आपको पता है कि कल को कोई भी अगर परिवार में बीमार पड़ जाता है ना, तो उसमें इतना खर्चा होता है जिसकी कोई हद नहीं। मेरी खुद की हेल्थ में, मेरा तो खुद को, मुझे तो क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, मेरे को खुद को ये मान के चलिए लाखों रुपए मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर खर्च किए थे, लाखों रुपए। तब जाकर भी मैं ठीक नहीं हुआ था, बट हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ प्रैक्टिस करी। आप में से ही एक हमारी स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट जो है वो किया था उस दौरान। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना है। इंडिया में देखो ना, आप पढ़ रहे हो ये आर्टिकल, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, लोग अपना पूरा जमीन, घर परिवार सब बेचकर, हर एक वस्तु बेचकर, गोल्ड वोल्ड जितनी भी जमा पूंजी है सब बेचकर एक का इलाज कराने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी उसको कई बार लोग बचा नहीं पाते। तो थोड़ा सतर्क रहो, इंश्योरेंस करवाओ अपना। आपको पता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी कम हुआ है, 62.6% था 2014-15 में, 39.4% हुआ 2021-22 में। आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब इन सब चीजों का श्रेय जो है वो जाता है गवर्नमेंट की स्कीम को, थैंक्स टू आयुष्मान भारत स्कीम। जब पता है आप डायरेक्टली अपने पॉकेट से डॉक्टर, मेडिसिन या ट्रीटमेंट के लिए पैसा देते हो ना, विदाउट इंश्योरेंस और सब्सिडी, उसको कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसकी चाहो तो ये डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जब आप बहुत सिंपल तरीके से, इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस एंड व्हेन यू स्पेंड
ऑन द डॉक्टर, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जब आपके पास किसी भी इंश्योरेंस या सब्सिडी का सहायता नहीं रहता और उस दौरान जब आप डॉक्टर, मेडिसिन या ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करते हैं तो वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। समझने के लिए लिख लेना। आयुष्मान भारत स्कीम, जिन्होंने इस स्कीम के बारे में फैक्ट्स नहीं लिखे, ये पूरे फैक्ट्स लिख लो, ये पूरे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसका पूरा नाम। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पहला कंपोनेंट जिसमें 5 लाख रुपए का एनुअल इंश्योरेंस बीपीएल फैमिलीज को दिया जाता है। दूसरा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये ज्यादातर लोगों को इसके तीन कंपोनेंट्स पता नहीं होते, जिनको नहीं पता लिख लेना। दूसरा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 1,75,000 सेंटर्स आज की डेट में नवंबर 2024 तक ऑपरेट हैं इसके। तीसरा प्रधानमंत्री अभीम। इसका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के ऊपर। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पूरी चीज लिख लेना इसका फुल फॉर्म। ये तीनों चीज लिखेंगे आप। इनके यूनियन गवर्नमेंट ने 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर तीन चीजें हैं। जन आरोग्य योजना, इसका भी फुल फॉर्म लिखना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये। फिर इसका फुल फॉर्म तो लिखा ही हुआ, ये तीनों चीज लिख लेना। जिन लोगों ने नहीं लिखी है, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले कवर्ड कर ली, तो उनको दोबारा से बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। गांव क्षेत्रों में गाइस आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने 350 से ज्यादा करोड़ के कंसल्टेशंस दिए हैं। सोचिए आप, इतने ज्यादा लोगों को जो है वो कंसल्ट जो है वो करवाया है। और प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव केयर के साथ मेंटल हेल्थ, गैरिएट्रिक, ईएनटी और ये सब सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। जो नॉर्मली होता है ना, भाई गले में कोई दिक्कत आ गई उसके लिए, या सांस चलने में दिक्कत आ रही, तो आप डॉक्टर से नॉर्मली कंसल्ट करवाने जा रहे हो, तो उस कंसल्टेशन में बहुत हेल्प करी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने। बहुत बढ़िया। तो सवाल जो है ये उठता है, और ये सब आंकड़े वगैरह जो मैंने आपको बताया था, ये लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। सवाल ये उठता है भाई कि हमें सबसे पहली चीज तो प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत क्यों बनाना है। पहली चीज गाइस, आज की डेट में बीपी की, डायबिटीज की ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अगर आप इसको शुरुआती फेज में अगर पकड़ लोगे ना, तो उसको मेंटेन करना बहुत इजी होता है। इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर जरूरी है। तो कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो बिल्कुल नजरअंदाज जो है वो करना नहीं चाहिए। तुरंत जो है वो डॉक्टर को जो है वो एक बार दिखा देना चाहिए। इससे आपका हॉस्पिटल बर्डन जो है वो कम होगा। फिर कैटेस्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, समझते हो क्या होता है कैटेस्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर? यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है CHO, लिख लेना, लिख लेना। ये CHO, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में भी लिख लेना एक बार। कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब समझ रहे हो? एकदम से होना, बर्बादी हो गई, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ये ऐसी चीजें अचानक से ही होती हैं। तो इसके हेल्थ एक्सपेंडिचर को कम आप कैसे करोगे? सोचो आप, जब एक फैमिली, और ये एक्सपेंडिचर है, एक फैमिली की अपनी इनकम का 40% से ज्यादा सिर्फ खर्चा जो है वो हो जाए ट्रीटमेंट्स में, और 40% तो बहुत कम बोल रहा हूं यार, लोग लोन लेके खर्चा करते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। तो ये है कैटेस्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का बाप, ये मान लो। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिवेंटिव होता है, जैसे इमरजेंसी में एडमिट होने का रिस्क इसमें कम होता है। तो इसलिए इन सब एरियाज को मजबूत करना है हम लोग को। प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स हैं उनको मजबूत बनाना है, और ये कैटेस्ट्रॉफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को कम करना है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन आज की डेट में बढ़ गया है, जिसके बारे में पहले भी हमने पढ़ा था। इंडिया के अंदर 60% डेथ हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आज की डेट में इलाज चल रहा है, जांच की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, लॉन्ग टर्म केयर भी हो रहा है कि लंबे समय तक दवाइयां जो है वो चलवाई जाती हैं चीजों को कंट्रोल करने। कोविड 19 ने हमें बता दिया था कि हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आज की डेट में चैलेंजेस यही सब है यार। यही सब जो प्रॉब्लम्स है वही सोल्यूशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की शॉर्टेज है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन को कितने डॉक्टर्स जो है वो सर्व कर रहे हैं? डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो पढ़ाया था ना मैंने, कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था हमने। बताओ कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। लोगों का ट्रस्ट पब्लिक सर्विस में कम होता जा रहा है, पर पता है नहीं होना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट से ज्यादा बेटर है। कम से कम घुमाया तो नहीं जाता। प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम चले जाओ एक बार,
वो डॉक्टर जो है आजकल तो ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने खुद का अपनी क्लिनिक से शुरू किया था, और आज की डेट में उसको मैंने कई बार अपनी आंखों के सामने डॉक्टर देखे। किसी की तरक्की को अपन मना नहीं कर रहे हैं, बढ़िया अच्छी बात है भाई, लोग तरक्की करें, बट कम से कम सामने वाला बेवकूफ तो मत देना। जब मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा एक डॉक्टर जो अपनी छोटी सी क्लिनिक में बैठता था पहले, वो ही सेम डॉक्टर पहले बोलता था कि अरे कोई जरूरत नहीं ये सब करवाने की, ये सब टेस्ट फालतू है, आप तो ये काम करिए दवाई लो और आप मुझे 7 दिन बाद आकर बताना अगर ठीक ना लगे तो, वरना ठीक हो जाओगे, पहले ये था। अरे भाई साहब उस डॉक्टर ने 5 साल 6 साल 10 साल में अपना खुद का हॉस्पिटल बना लिया। और अब उस डॉक्टर के पास मिलने जाओ तो सबसे पहले, अरे एक्सरे, पहले आप जाइए एक्सरे कराइए, ये टेस्ट लिख रहा हूँ, पहले ये टेस्ट कराइए। और कहाँ होंगे एक्सरे टेस्ट? उसी के अंदर, उसी के हॉस्पिटल में जहां वो बैठा है। बोलिए कि चली जाइए साइड वाले रूम में, यहाँ से पर्ची कटा लीजिए और ये करवाइए। सेम डॉक्टर पहले बोलता था कि जरूरत नहीं है इन सब की, ये दवाई लो ठीक हो जाओगे। आर यू फाइंडिंग आउट द डिफरेंस? कि लोग जो है वो कमर्शलाइजेशन के चक्कर में जो है वो कितना बढ़ गए। और मुझे, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल जो है वो ज्यादा बेटर जो है वो लगते हैं, राइट? क्या हमारी धारणाएं बन गई हैं कि अरे यार सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज होता नहीं है? ये पहले था भाई सीन, होता है इलाज, बहुत अच्छा इलाज होता है। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने अपने पापा का ट्रीटमेंट जो है वो देखा है। मैंने कई ट्रीटमेंट्स ऐसे देखे अपनी आंखों के सामने कि कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं होती, बिल्कुल सटीक चीजें जो है बताई जाती है। इवन डू यू नो वन थिंग, जब आप आईएएस आईपीएस एसपी बनोगे ना तो आप खुद सरकारी डॉक्टर्स के ही कांटेक्ट में रहोगे। मेरा जो पेट है दौलत, छोटा सा, तो मैं उसको जो है वो सरकारी डॉक्टर के पास ही, उसके प्राइवेट, हालांकि सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पे लेके जाता हूँ, बट वो डॉक्टर घुमाता नहीं है, फालतू चीजें नहीं बताता कि ये करवा लो वो करवा लो ऐसा करवा लो वैसा करवा लो। सरकारी डॉक्टर बिल्कुल सही चीज है वो बताते हैं कि जिसकी जरूरत है वो करवाओ, नहीं तो फिर मत कराओ। आपका क्या एक्सपीरियंस, आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर। बाकी जब आप ऑफिसर बनोगे ना तो आप देखना खुद सरकारी डॉक्टर्स के ही क्लिनिक्स में मिलोगे जब जरूरत पड़ेगी। वैसे आपको मिलने की जरूरत नहीं, आप तो छींक दोगे यार, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने छींक दिया तो आपके पास 10 डॉक्टर भगते हुए आ जाएंगे कि अरे सर अरे मैडम। और या आपने बस एक अपने फोन जो है वो लगवा दिया ना हॉस्पिटल में, अपने ऑफिस से जो है वो फोन लगवा दिया कहकर कि यार उस फलाना डॉक्टर को बोल देना यार थोड़ी देर घर पे आकर विजिट कर दे, पेरेंट्स की तबीयत खराब लग रही है थोड़ी। वो भागता हुआ आएगा डॉक्टर। बहुत पावरफुल एग्जाम है, मन लगा के तैयारी करो। और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो गवर्नमेंट सर्विसेज को ही तो हमें इंप्रूव करना है, तो उसकी बुराई नहीं करनी है मेंस में, ना आपके थॉट्स में बुराई होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशंस निकालो ना, इसलिए तो आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर 68% हेल्थ पर खर्चा कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर तो यार अब मुझे बेकार लगने लगा है। मैं जेन्युइनली बताऊं, हेल्थ केयर में बहुत लूटा मारी है भाई, बहुत लूटा मारी। एक बार आप घुस जाओ अंदर, एक इंसान को कोई परेशानी होगी भी नहीं ना, तो भी उसको परेशान कर देंगे। मेरे पिताजी को जब हार्ट अटैक आया था, भाई साहब ऐसा उनने किया कि अर्जेंट है, अभी अभी करना है, अभी करना है, अभी इलाज, अभी इलाज। 4-5 लाख रुपए का इलाज था वो, स्टेंट वगैरह के लिए। तो उनने इतना फोर्स कर दिया, जैसे ही हमने उनको बोला कि यार सर अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतने मैडम ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, काम करो फिर, 1 वीक के बाद हम कर सकते हैं, आप 1 वीक तक जो है वो करो। उससे पहले कहा जा रहा था कि तुरंत भाई अभी नहीं किया तो स्थिति खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जैसे ही हमने बोला, और ये चीज मुझे बताई गई थी कि एक ने वो है क्या बोलते हैं, पार्षद है, वार्ड काउंसलर, तो उनसे मेरी चर्चा हुई थी इस मैटर पे। तो उनने मुझे बोला कि एक काम करो, उनको बस सिंपली बोलो कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है अभी, हमें अरेंज करने में टाइम लगेगा। तो वो आपको पूरी रियलिटी फिर दिखाएंगे, क्योंकि वो अर्जेंसी दिखाते हैं, वो पहले देखते हैं कि तुम्हारी जेब में कितना पैसा, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होता है। और अगर वहीं तुम पहुंच गए ना, हाथ में महंगी गाड़ी, हाथ में महंगा फोन, 2-2 लाख रुपए के फोन लेकर, भाई साहब उनको लगेगा आ गई बकरी काटो इसको। कहानी वही है भाई। तो एक क्वेश्चन, अगर आप एसडीएम बन जाओ किसी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, समझो आपको कि कोई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मिली है, तो क्या स्टेप्स लोगे प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए? 3 पॉइंट्स बताओ। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो बस कुछ नहीं है गाइस, पब्लिक रेटिंग सिस्टम्स हॉस्पिटल्स के लिए लानी चाहिए कि पब्लिक वहां पर जो है वो अपना फीडबैक दे। जैसे आपने देखा ना सुलभ शौचालय में भी बीच में ये सिस्टम शुरू हुआ था कि वहीं पर मशीन लगा दी गई थी कि आपको जो है वो कैसा लगा, तो उसका फीडबैक फीचर होना चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य समिति अवेयरनेस प्रमोट करें, ई संजीवनी और मोबाइल क्लिनिक्स को एक्सपेंड करो, टेली मेडिसिन लेकर आओ रिमोट एरियाज में।
ये बहुत जरूरी है। टेलीमेडिसिन, डिजिटलाइजेशन का उपयोग करो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज मिडिल इनकम ग्रुप्स तक बढ़ाओ, जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स बहुत महंगी दवाइयां लिखते हैं भाई। सरकारी डॉक्टर नहीं लिखता, सरकारी डॉक्टर को तो बताया ना यार, कि जो उनको, क्योंकि उनको लालच नहीं है। क्यों लालच नहीं भाई? अच्छी खासी सैलरी आ रही है, अच्छा बढ़िया घर है, मकान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर होती है जब इंसान की ग्रीड बढ़ जाती है। ग्रीड होना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान बढ़े भाई, तरक्की करे, बट किसी को लूटे तो नहीं यार। मेरे कहने का मतलब यह है कि, क्योंकि देखो, अगर आप किसी को गलत एडवाइस करोगे ना, मिसगाइड करोगे ना, सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए, तो आप सिर्फ एक ही बार कमा पाओगे। बट अगर आपने उसको सही एडवाइस दी ना, तो भले ही शायद आपने पहली डील में कम कमाया हो, बट सही एडवाइस देने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके पास लोग बार बार पलट के आते हैं, क्योंकि वो आपको बेवकूफ नहीं बनाता। और उसकी तारीफ फिर जमाने में होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप भाई आगे चल के ऑफिसर बन जाओ, और उसके बाद अगर आप किसी को सही गाइड कर दो कि नहीं यार देखो ये चीज है, ऐसा ऐसा करो, या तो अगली बार से लोग आपके पास ही आएंगे एडवाइस लेने के लिए, कि नहीं यार इनसे पूछो तो इनको जानकारी होती है। भाई मेरे पास अक्सर तमाम लोग जो है मुझे फोन करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। क्यों? बिकॉज दे नो वेरी वेल कि यार ये बंदा जो है वो गलत नहीं एडवाइस देगा, अगर नहीं पता तो साफ मना कर देगा। नहीं पता है चीजों को तो मना करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई छोटे नहीं हो जाओगे। बट किसी को गलत एडवाइस मत दो, क्योंकि जहां उसका एक बार नुकसान होगा ना, आपकी जिंदगी भर के टर्म्स तो खराब होंगे ही होंगे। और अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो किसी किसी को ऐसे एक बार में लूटने की कोशिश मत करो भाई। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार लूटो, है ना, उतना जितना जरूरी है भाई, जो आपके बिजनेस के लिए जो नीड है उस हिसाब से आप करो। तो देख रहा आपके कस्टमर्स रीच जो है वो बढ़ जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएगा। तो ईमानदारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे की बात करते हैं। जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयां होना जरूरी है, आशा वर्कर्स की कैपेसिटी को बढ़ाओ, उनको और ट्रेन करो, है ना। तो ये सब चीजें, बहुत अच्छा टॉपिक था ये। होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ी होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। डिजिटल एक्वाकल्चर रेवोल्यूशन लिख लो। डिजिटल एक्वाकल्चर क्रांति। एक्वाकल्चर क्या होता है, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना। नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है। मछली पालन, यही है ना एक्वाकल्चर। मत्स्य पालन, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन संपदा योजना, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना एक्वाकल्चर के लिए। भाई फिशरी सेक्टर को हमें बूस्ट जो है वो करना है। इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है फिशरी सेक्टर। आपको पता है कि 1990s में कमर्शियल एक्वाकल्चर इंडिया में शुरू हुआ। 1990s में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर, लिख लेना, कमर्शियल एक्वाकल्चर इंडिया के अंदर शुरू हुआ 1990 में। जब एक्वाकल्चर का, फिशरीज का टॉपिक आना ही है, तो ये पॉइंट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। प्रीलिम्स के लिए कब से शुरू हुआ, न्यू इकोनॉमिक किस पॉलिसी के अंदर हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बन गया ना प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन। तो ये गेम है भैया। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एरा है। मार्च 2025 में 4.5 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है एक फुल स्टैक एक्वाकल्चर टेक प्लेटफॉर्म में। सोचो आप, एक प्लेटफॉर्म जो एक्वाकल्चर का है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसमें देखिए कितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं, 4.5 मिलियन यूएस डॉलर का। हमारी सरकार की स्कीम्स भी सपोर्ट जो है वो कर रही है सेक्टर को। स्कीम्स के नाम मैंने आपको बता दी जो फिशरीज से रिलेटेड है। एक्वाकल्चर मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है यार, कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे मछली हुई, झींगे हुए, ये सब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको बेसिकली हम लोग जो है वो पालते हैं कमर्शियल बेनिफिट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। इंडिया में मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग होती है झींगों की। पहले वाइल्ड सीड कलेक्शन होता था, अब हैचरी टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक फीड, डिजीज डिटेक्शन टूल्स आ गए हैं। अच्छा, आपको पता है आजकल एक एक नई चीज हो रही है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है जिनके पिताजी एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, मेरा रिटायर्ड है अभी वो, दुबई जी। तो अ, वो बेसिकली एग्रीप्रेन्योर है। मैंने आपको पीछे बताया भी था अभी, जो ये हमारा स्टार्टअप इंडिया के सीईओ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो वो अभी दिल्ली गए थे, मुझे ही बुला रहे थे, बट मैं अपने काम के सिलसिले में जा नहीं पाया। तो पता है, उनने मुझे एक चीज के बारे में बताया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आपको पता है कि लोग जो है वो मछली पालन करते हैं। एक खेत होता है जिसमें कुआं मतलब पॉन्ड बना दिया जाता है, बहुत बड़ा सा तालाब टाइप का, और वहां पर बढ़िया मछली पालन होती है। पता है आजकल क्या हो रहा है? आजकल एक और बहुत बेहतरीन चीज हो रही है। आजकल आप, ये जैसे कि आपका खेत है, आपने ये नीचे कुआं जो है वो बना दिया, मतलब पॉन्ड बना, क्या बोलेंगे उसको, तालाब बना दिया।
है ना, कोई पॉन्ड। आजकल बताओ क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो है ये ये नीचे तालाब है, यहाँ पर नीचे मछलियां हैं, ये तालाब में, इसके ऊपर पता है आपको क्या बना रहे हैं ये लोग, कोई गैस कर सकता है? इसके ऊपर जो है वो मुर्गी पालन की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। अब मैंने पूछा, अरे यार, मैंने कहा ये ऐसा क्यों, मतलब इसके पीछे क्या फैक्ट है? बोलते हैं कि भैया ये मुर्गी जो पॉटी पॉटी वगैरह करेंगी तो उससे ये फिशेस जो है वो हेल्दी रहेंगी, तो ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है। मैंने कहा वाह यार, ये तो बेहतरीन चीज है फिर तो मतलब आप एक साथ दो दो चीजें जो है वो कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर किसान की इनकम डबल, एग्रीप्रेन्योर्स की इनकम जो है वो डबल। आप एक तरफ जो है वो आपने मछली पालन तो किया ही किया, साथ ही साथ आपने पोल्ट्री फार्मिंग भी कर ली। कितनी बेहतरीन चीज है, बताओ ना, इससे सस्टेनेबल सोल्यूशन और क्या है? भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो क्रिएट करना है, आपको ऐसी जाली जो है वो क्रिएट करनी है कि ऊपर जो है वो आप उनको दाना भी देते रहो, और उनका जो भी मल है वो नीचे जब गिरेगा तो वो बेसिकली एक प्रकार से फूड का जो है वो काम करेगा मछलियों के लिए। तो कितना बेहतरीन ऑटोमेटेड सस्टेनेबल सोल्यूशन बन गया ये, बताओ मुझे। इसको ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं है, हल्के फुल्के केयर की जरूरत है। ये पहले पता था आपको ये वाली बात? और ये चीज आपको कई बार लिखी हुई नहीं मिलेगी, बिकॉज दीज आर पॉइंट्स, ये 2 साल बाद लिखे हुए नजर आएंगे। बट जो इस फील्ड में एक्टिव है, जैसे कि मैं हूं भाई, मुझे पता रहती है 50 चीजें, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, इसलिए मेरे लेक्चर्स सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कई बार बोलते हैं कि अरे यार सर आप ज्यादा बातें इधर उधर की बातें नहीं करता मैं काम की बातें करता हूँ। जिसको इधर उधर की वो लगती है, तो अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैं वो चीज बताऊंगा जो आप अगर यूज करोगे ना अपने मेंस के पॉइंट पे, आपको मजा आएगा। रियलिटी, ये सब चीजें तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, आप अलग से क्या मेंशन कर रहे हो, अलग से क्या दिमाग लगा रहे हो? वही तो चीज चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्वाकल्चर में क्या रोल है, लिखना कि कैसे ये चीज लिख सकते हो आप, ये एग्जाम में आएगी, सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखना है ना। हाउ आईटी इज रीशेपिंग एक्वाकल्चर, आईटी जो है वो किस प्रकार जलीय कृषि का निर्धारण हो रहा है, से किस प्रकार जलीय कृषि का निर्धारण हो रहा है। पहला डिजिटल फार्म मैनेजमेंट टूल, पहला डिजिटल फार्म मैनेजमेंट टूल पता है आपको? रियल टाइम पॉन्ड की मॉनिटरिंग, तालाब की रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिजीज को डिटेक्ट किया जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशन के तहत कि मछलियों को कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। खाना उनको दिया जा रहा है ऑटोमेटिक फीडर के थ्रू। होता है ना, जैसे हमारे घर में अगर आप मछली वगैरह पालते हो, रखते हो, जैसे वो नहीं होती शो पीस के लिए, शो पीस बोलना तो अच्छा रहता नहीं है यार, मेरे यहाँ खुद है, मेरे यहाँ खुद फिश है, करीब उनको 8 साल हो गए हैं उन मछलियों को। गोल्ड फिश, सोचो आप, इतनी लंबे समय तक चल रही है, भगवान ना करे किसी की नजर लगे, बट वी टेक केयर अबाउट इट। हम लोग बात बात भी करते हैं उनसे, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपने कभी कई बार सुना होगा कि पेड़ है, उसको आप एक पेड़ को गाली बकते रहो तो मुरझा जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप किसी का ध्यान जो है वो रख रहे हो तो उनसे बातचीत जो है वो करो, अच्छा लगता है, एक अच्छी वाइब्स आती है घर के अंदर। वैसे बोलते हैं कि बंद करके जो है वो किसी को रखना नहीं चाहिए, बट बाहर अगर स्थिति आप देख रहे हो कि उनकी स्थिति जो है वो खराब, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि इनको छोड़ दो तालाब में, जो है वो छोड़ दो, तालाब में छोड़ देंगे ना बेटा मर जाएगी। उनको बचपन से ही जो है उनको क्लोज एनवायरमेंट में रखा गया है, और उनको, कुछ लोग होते हैं ना कि लाओ भैया दो, हमारे बर्थडे वाले दिन, कि लाओ पूरे अपन ये कबूतर को उड़ा देंगे, वो कबूतर उड़ के वापस उसी के पिंजरे में आ जाएंगे। पहली चीज, अगर नहीं आएंगे तो उसको दूसरे बाहर के लोग मार देंगे। सुना ही वाली बात आपने? भाई ये जो नेचर है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें इंसान ही जो है वो हेल्प कर सकता है दूसरों की। अब मेरे घर के बाहर जो है वो डॉगीज है, उनकी मैं हेल्प करता हूँ। अभी कल एक ने जो है वो गाड़ी जो है वो, कल या परसों 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 की बात है, एक ने हल्की सी गाड़ी जो है वो चढ़ा दी थी एक पपी के पैर पे। मैं बकायदा उसको घर पे लेके आया, उसको ख्याल रखा मैंने, दूध दूध पिलाया। करना चाहिए भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला देखता है, हिसाब किताब रखता है, वॉट यू गिव्स यू गेट बैक। तो यहां पर देखो, आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है कि मछलियों को खाना डालना है, उसने पी पी किया, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बताया जा रहा है कि अरे यार वो मछलियों को ये फलाना बीमारी हो रही है, उसका सोल्यूशन भी एप्लीकेशन बता रही है कि यार ये दवाई डाल दो। कितनी इजी चीज हो गई किसानों के लिए। तो ये आईटी रेवोल्यूशन है, क्रांति है भैया आईटी की, एक्वाकल्चर के अंदर, ये लिखोगे आप। दूसरा, कॉस्ट एफिशिएंसी। अब आप देखो आपका सिस्टम पूरा कितना बेहतरीन है, डेटा की मदद से आपको जो है वो प्रॉपर पर हेक्टेयर के हिसाब से वो एनालाइज करके दे रहा है कि आप इतनी मछली जो है पालोगे तो इतने समय में आपको इतना प्रोडक्शन होगा, इतने इनकम हो जाएगी, पूरी चीज बता रहा है आपको वो। तो आपका इनपुट कॉस्ट कम लग रहा है, आप बेहतर तरीके से वो आपको पूरी गाइड कर रहा है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। स्टिल कुछ किसान जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं ड्यू टू हाई इनपुट कॉस्ट, डिजीज आउटब्रेक और पुअर मार्केट लिंकेज।
क्योंकि आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, मार्केट सप्लाई चेन ही बेटर नहीं है तो दिक्कत आएंगी। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए सप्लाई चेन को बेटर बनाया जाए। तीसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन, जो ही मैंने आपको बोला वो आ गया। तो आईटी प्लेटफॉर्म जो है वो एंड टू एंड विजिबिलिटी दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल्स जो टेक सपोर्ट करते हैं वो इंश्योर करता है प्राइस स्टेबिलिटी को, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस रहते हैं। अब आप एक पोर्टल में जो है वो डाल दीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, और किसी को पता होगा कि यहाँ से हेल्दी फिशेस जो है वो मिल रही हैं, तो वही परचेज करेगा ना। जैसे कोई रेस्टोरेंट चेन पूरी हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। डिजीज रिस्क रिडक्शन, एआई प्लस सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं इन्फेक्शंस को पहले ही। हाई सर्वाइवल रेट होता है मछलियों का, झींगों का, वेस्टेज इसमें कम होता है। क्या आपको लगता है कि एआई सिर्फ सिटीज के लिए है? नहीं, एक्वाकल्चर जैसे रूरल सेक्टर्स में भी इसका काफी बड़ा रोल है। और आजकल तो इस चीज को सरकार प्रमोट करने के लिए बहुत काम कर रही है, बहुत काम, कि हर एक चीज किसान जो है वो आईटी की मदद से अपने प्रोडक्शन को जो है वो इंप्रूव करे, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल यही है ना, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कराना है। अब देखो, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गई, मत्स्य किसान समृद्धि योजना हो गई, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनवा रही है, लोन्स प्रोवाइड करा रही है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने पर फोकस कर रही है, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुंचे उस पर काम कर रही है। नई नई जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनवाइट कर रही है, राइट, कि वो जो है वो बताएं टेक्नोलॉजीज के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशन के बारे में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है ना। प्रोडक्ट को वैलिडेट किया जा रहा है कि भाई सही प्रोडक्ट सही लोगों तक जो है वो पहुंचे, है ना। फील्ड लेवल पर फीडबैक भी लिया जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि जिनके पास जो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रॉपर। एक एग्जांपल है, $4.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है फुल स्टैक टेक फर्म में। सोचिए आप, इंडियन स्टार्टअप्स अब डेटा बेस्ड सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं फिशरीज के लिए। तो ये चीजें हैं। तो अब देखो गाइस, इंडियन कंपनी जो है ना, इनको लैटिन अमेरिका जैसे एरियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए ग्लोबल मार्केट एक्सेस के लिए। हमें रिवर्स एफडीआई मॉडल पर अब काम करना पड़ेगा, कि अभी तक हम जो है वो एफडीआई का फायदा उठा रहे थे, अब हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करें प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिससे कि हम देखें तो वहां पर क्या। क्योंकि देखो, जब आप इन्वेस्टर बनते हो ना, तो आपको उसका फायदा बताऊं क्या होता है। आपको उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है। तो बिकम एन इन्वेस्टर। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं जस्ट टू लर्न, सीखने के लिए कि कंपनी ऑपरेट कैसे कर रही है। दैट मीन्स कि दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, फिर उसके बाद खुद का अपना स्टार्टअप स्टैब्लिश कर देते हैं। यस, तो इट इज द वे कि ये चीज हम करें जिससे कि हम एक्वाकल्चर को में और ज्यादा ग्रो कर सकें। देखो कितना अच्छा पॉइंट मिला। हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें, फिश कंजम्पशन बढ़ेगी। फिशरीज एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी और आईटी बेस्ड ट्रेनिंग से पॉसिबल हो पाएगा। एफडीआई फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएं, लोकल फिशर्स पार्टनरशिप करें, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी करें, ई मार्केट प्लेस को क्रिएट करें, जिससे कि प्रोडक्शन जैसी हो वैसे ही उसका वो हो जाए, बिक जाए पूरी चीजें। तो ब्लू इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल इकोनॉमी में डिजिटल इंक्लूजन हमें करना है, यानी कि गांव क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करना है, तो डिजिटल रेवोल्यूशन के थ्रू ये पॉसिबल है ना। डेटा डेटा की मदद से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एक्वाकल्चर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, है ना। ये चीज है। तो देखो कितना बढ़िया टॉपिक था ये, और कितने सही तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आए। और गाइस, लाइक का बटन जरूर हिट किया करो आप लोग। देखते काफी सारे लोग हैं बट लाइक्स काफी कम लोग जो है वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद नहीं आ रहा क्या है। ऐसा तो नहीं होगा कि पसंद नहीं आ रहा यार। पूरी शिद्दत से, मेहनत से मैं ये कंटेंट रेडी करता हूँ आप लोगों के लिए। टीम हमारी कंटेंट क्रिएट करके देती है, बट मैं जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने के बाद फिर आपको कंटेंट जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा बताया करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया लगता है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टॉपिक और लिख लो आप, मगाई ब्रिज मूवमेंट। मगाई ब्रिज मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मगाई ब्रिज मूवमेंट एक टॉपिक है गाइस, एक ऐसी कहानी जो आपके लिए एथिक्स, गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इमोशन, पॉलिसी फेलियर, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अल्टीमेट कॉम्बो है। तो आओ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। भाई देखो, लोकेशन है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। कायामपुर छावनी के लोगों ने 58 साल इंतजार किया।
जब सरकार ने इग्नोर किया तो एक रिटायर्ड आर्मी इंजीनियर ने अपनी पेंशन से 105 फुट का ब्रिज बनवाना शुरू कर दिया। सोचो भाई, आज हम हमारे देश में 10 किलोमीटर जाने के लिए 40 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। सोचो आप, आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं 10 किलोमीटर जाना है तो 40 किलोमीटर गोल घूमना पड़ेगा। एक आर्मी रिटायर्ड आर्मी इंजीनियर ने भाई पेंशन से 105 फुट का ब्रिज बनवाना शुरू कर दिया। सोचिए आप, सैल्यूट है भाई, एक सैल्यूट तो बनता है। तो देखो, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में कयामपुर छावनी गांव जो है, वहां पर 105 फुट का ब्रिज जो है वो मगाई नदी के ऊपर बनना शुरू हो गया है। 58 साल रुकने के बाद सरकार, इंतजार किया जा रहा था कि सरकार करेगी सरकार करेगी, फिर एक रिटायर्ड आर्मी इंजीनियर ने बोला कि अरे हटाओ, सरकार तो कर नहीं रही है, लाओ। उन्होंने अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट किए और रिटायरमेंट फंड यानी कि पेंशन का उपयोग करके ब्रिज बनवाना शुरू कर दिया। डिस्पाइट ऑफिशियल वार्निंग्स, वार्निंग्स के बावजूद भी कि कंस्ट्रक्शन रोक दो, सेफ्टी चेक्स के लिए लोकल रेसिडेंट्स ने कंटिन्यू रखा अपने प्रयास को, और एक चीज बता दी कि सरकार जो है वो जब एक्शन नहीं लेती तो हम खुद खड़े होकर एक्शन लेंगे। तो ये है वो टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1967 से डिमांड चल रही थी गाइस। हर इलेक्शन में वादे हो रहे थे कि अरे ब्रिज बनवा देंगे ब्रिज बनवा देंगे, लेकिन नहीं बनवाया यार। गांव वालों ने मनरेगा के अंडर भी ट्राई किया, पर ब्यूरोक्रेसी ने रोक दिया कि नहीं। जनवरी 2024 रिटायर्ड इंजीनियर जब आए आर्मी के, तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को एक्सपीरियंस है कि कैसे ये डिजाइन तैयार होगा। उन्होंने अपने 10 लाख रुपए दिए। कम्युनिटी ने बोला कि चलो, कोई बोल रहा है कि मैं सीमेंट लाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं ये डोनेशन दूंगा, कोई बोल रहा है मैं स्टील की व्यवस्था करवा दूं, कोई बोल रहा है कि चलो यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं मजदूर बन जाता हूं। आइए, फरवरी 2024, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी विद लोकल जुडिशरी। सोचिए आप, बेहतरीन, मतलब सोचो कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है यार, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जनवरी 2024 रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के अपने गांव आते हैं और उन्होंने बोला कि अच्छा ये अभी तक ब्रिज बन नहीं पाया, अरे रुको हम बनाएंगे अब। इनका 30 सालों का एक्सपीरियंस लगाया इन्होंने, 105 फुट ब्रिज का डिजाइन जो है वो करवाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो ये डिजाइन करते थे ना, तैयार करते थे, उसका एक्सपीरियंस लगाकर यहाँ पर तैयार किया। 10 लाख रुपए तक दे दिए अपनी पूरी सेविंग्स के भाई, पेंशन के। कौन देता है सोचो, कम्युनिटी के लिए, बट लोग देते हैं। आजकल लोग जो है वो घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई कराने के लिए 100 रुपए नहीं देते, या 10 लाख रुपए दिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल पीपल एंड द कॉमन मैन। बट ये नहीं कहेंगे कॉमन मैन, यहाँ के लोग भी हैं जो जो बोल रहा है कि यार मैं पैसे तो दे नहीं पाऊंगा, अब मैं अपनी मजदूरी देता हूँ। सोचिए यार, लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया अपना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बिगेस्ट एग्जांपल है लिखना एथिक्स में। मेंस में बहुत शानदार टॉपिक है ये आपके लिए। ब्रिज की कॉस्ट पड़ी 95 लाख, 65 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट किए गए कम्युनिटी डोनेशन के थ्रू मात्र। डेली मजदूरी गांव वाले दे रहे थे, अपना काम करके शाम को पुल बनाते थे। सोचिए आप, सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, घर चलाने के लिए, और फिर उसके बाद आ गए कि चलो भाई अपने घर 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 चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था हो गई, अब आइए सर आप बताइए क्या करना है, कहाँ पत्थर उठाने, कहाँ ईंट उठानी है, कहाँ क्या करना है, बताओ हम करेंगे। सोचो यार, एक लोकल एमएलए ने 1 लाख रुपए दिए, बट मेजर पुश केम फ्रॉम पीपल नॉट पॉलिटिक्स। लोकल एमएलए तो आकर 1 लाख रुपए जो है वो दिखाकर चला गया है। 65 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए भाई लोगों ने, सोचिए आप, वो भी गांव वाले लोगों ने। कौन कहता है कि हमारा गांव गरीब है? सोच गरीब है बस लोगों की, लोग गरीब नहीं है। सोच अगर अमीर बना लोगे तो पैसे की व्यवस्था कहीं से भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बेहतरीन। देखो आप, डोनेशन 100 रुपए से लेकर स्टील तक का, मजा आ गया। ब्रिज बन गया एक सिंबल ऑफ होप, प्रोटेस्ट और सेल्फ रिलायंस। मगाई नदी जहां से पान पान जो होता है ना, बीटल लीव्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी इकोनॉमी चलती है। तो कनेक्टिविटी प्लस लाइवलीहुड, आजीविका प्लस कनेक्टिविटी। अब आप सोचो कि अगर आप डीएम होते, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते इसी डिस्ट्रिक्ट के, तो इस सिटीजन्स के प्रयास को आप कैसे सपोर्ट करते? लीगली, टेक्निकली, फाइनेंशियली, कैसे?
बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि आपको पता लगा कि अरे यार गांव वाले ये प्रयास कर रहे हैं ब्रिज बनाने के लिए, अब आप डीएम हो उस क्षेत्र के, अब आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में 2 लाइन सोच के बताना। तो लोकल इंजीनियर, रिटायर्ड ऑफिशियल्स का उपयोग गवर्नेंस में भी देखो किस प्रकार से काम में आया। सरकार को ट्रस्ट डेफिसिट दूर करना ही होगा। सोचो आप, सरकार के ऊपर लोग अभी भी ट्रस्ट जो है वो कर नहीं रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि ग्रास रूट गवर्नेंस का लेसन हमें इससे जो है वो मिल रहा है। जल्दी से जल्दी अगर क्लियरेंस दे दिया जाए किसी पर्टिकुलर चीज का जिसकी कम्युनिटी को आवश्यकता है, तो इतने साल तक कम्युनिटी को रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ऐसी चीज जब होती है तो लोग जब खुद से अपने हाथ में कदम उठा लेते हैं ना, तो लोगों का विश्वास सरकार की तरफ से गिरने लगता है। तो इसी विश्वास को जो है वो गिरने से बचाना आप लोगों का काम होगा, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे बनेंगे। तो बस ये टॉपिक था, सिर्फ इतनी चीज जो समझने वाली थी, जो आपको समझनी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्लेमिंगो वेटलैंड रिजर्व का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेमिंगो क्या होती है, किसी को पता है? फ्लेमिंगो, डीपीएस लेक सीवुड, नवी मुंबई, इन इसको ऑफिशियली फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया, लिख देना। महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है डीपीएस लेक जो सीवुड नवी मुंबई में है, वो अब फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बन गई। चिड़िया है बहुत ही सुंदर। ये साइट अब रामसर की थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी का सैटेलाइट इकोसिस्टम बन चुका है, यानी कि उसी के बाहर की साइट है। ये भी ध्यान में रखना, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया था, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशन, जीएस पेपर 3 में पढ़ाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्द्र भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं ना वेटलैंड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पर वेटलैंड लिखा है, वेटलैंड इज नॉट द करेक्ट वर्ड। हिंदी में आर्द्र भूमि कहा जाता है इसको, आर्द्र भूमि। पता है हुआ क्या था अभी बीच में? फरवरी 2024 में 17 फ्लेमिंगो की डेथ हो गई थी। तब से एक डिमांड बढ़ रही थी कि नहीं भाई, हमें जो है वो इस क्षेत्र को जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो करवानी पड़ेगी और उसको दर्जा जो है वो देना पड़ेगा। 30 एकड़ का वेटलैंड है इस क्षेत्र में, 30 एकड़ की आर्द्र भूमि जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है ये, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसका ये एक बार आप गूगल पे डालना है इसको, बाद में लेक्चर देखने के बाद इसका मैप देखना, बहुत बेहतरीन सा मैप है कि सेंट्रल एशिया से जो चिड़ियाएं जो उड़कर आती है ना, वो पूरा आपको जो है वो नजर आएगा कि उनकी लोकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर वो जाती हैं। तो वो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, ये साइड गाइस टाइडल फ्लडिंग और सेलाइन इंट्रूजन से आसपास के एरियाज को जो है वो बचाता है, मतलब कि वहां से सॉल्ट वाटर यहाँ पर आता नहीं है। नेचुरल टाइडल फ्लो जो है वो रिस्टोर होने से 60% एल्गी जो है वो क्लियर हो गई, माइग्रेटरी हैबिटेट दोबारा एक्टिव जो है वो बन गई। तो ये बस चीजें हैं, बस आपको तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई ये वाली, बस ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है आपको, ये वाला पॉइंट यहाँ वाला, और दूसरा ये वाला रामसर साइट वाला। फ्लैमिंगो जो चिड़िया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिली है, ग्रेटर फ्लैमिंगो इसको जो है वो कहते हैं। इंडिया में जो है वो पाई जाती है ये प्रजाति, ग्रेटर फ्लैमिंगो के नाम से जानी जाती है। लिख लेना ये पूरी चीज, ये कभी कभी स्पीसीज के नाम जो है वो पूछ लिए जाते हैं। पिंक कलर इसका इसकी डाइट के कारण आता है, कार्टोटिनॉइड्स। हल्के गहरे पानी में जो है ये रहते हैं, ये काई वगैरह जो है वो खाकर जीवित रहते हैं, और लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। बट इनका इनका जो आवास है उसको बड़ा खतरा है। आवास का खतरा तो सभी प्रजातियों को आजकल हो ही रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर ऐसी कोई चीज समझने वाली। डीपीएस लेक अभी ये नेटवर्क जो अलग अलग साइट्स का है, पणजी, एनआरआई, टीएस चाणक्य, है ना, तो इनके साथ जो है वो जुड़ गया है। लिखने की जरूरत है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये कंसिस्टेंटली रिकमेंड कर रही थी कि इन सब साइट्स को जो है वो आप प्रोटेक्शन के जोन में जो है वो डाल दो। अब डल गई है वो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है अब। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि ये 4 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये टॉपिक अक्सर न्यूज में जो है वो आता रहता है, ये पहले भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है, ये लिख लो भाई, टॉरस KEPD-350 मिसाइल सिस्टम लिखना। टॉरस KEPD-350 जो है वो एक जर्मन स्वीडिश लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। क्या है? एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज। ये हवा से जो है वो ये मिसाइल जो है वो लॉन्च होती है। इसके अंदर 4 नेविगेशनल सिस्टम है, GPS शामिल है इसमें। 35 मीटर की ऊंचाई पर ये अपना मेंटेन जो है वो रखती है अपने आप को। रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, रडार के लिए इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए इसको तैयार किया गया, यानी कि कहीं अंदर किसी किसी क्षेत्र में घुसकर अगर वॉर वार करना है, अटैक करना है, तो उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। बंकर्स वगैरह को जो है उड़ाने में सक्षम होती है, हाई वैल्यू टारगेट्स को उड़ा सकती है ये। जैसे होता है ना कि कई बार टेररिस्ट वगैरह के बंकर्स वगैरह रहते हैं, उसको उड़ा सकती है पूरी तरह से। बायो सिग्नेचर गैसेस, अच्छा ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे, होपफुली आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।